मेरा नाम संगीता है। मैं अपने पापा के साथ घर में अकेली रहती थी। मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं था। मेरे पापा हर रोज़ औरतों वाले कपड़े पहनकर अपना रूप औरतों की तरह धारण कर लिया करते थे। मेरे पापा कद में छोटे और पतले दुबले से थे, इसीलिए वो बिल्कुल औरत की तरह लगते थे। कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। हमारे गांव में शहर से एक ग्रुप आया हुआ था, जिन्होंने हमारे गांव के लड़के लड़कियों के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था। वहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ भी जाया करती थीं। कुछ हमारे गांव की ऐसी औरतें भी थीं जो घूंघट डालकर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने के लिए जाने लगी थीं। मेरे पापा ने इन लोगों का ही तरीका अपनाने के लिए औरत बनकर खुद भी वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। मेरे पापा का कहना था कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इसलिए कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पापा अंगूठा छाप थे, उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हुई थी, तो फिर वो कंप्यूटर कैसे चला सकते थे। वहाँ पर पापा औरतों के बीच बैठा करते थे। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मेल और फीमेल दोनों ही कंप्यूटर सिखाया करते थे। कंप्यूटर सीखने की उम्र तो मेरी थी, मगर अपनी बेटी को कंप्यूटर सिखाने के बजाय मेरे पापा खुद ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा रहे थे। मैं पापा को मना किया करती थी कि ये गलत बात है। अगर वहाँ पर आपको किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सारे गांव में इस तरह से आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, और अगर गांव के लोगों को पता चल गया कि आप औरत का रूप धारण करके इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी बेइज्जती होने के साथ साथ सारे लोग आपकी मजाक भी बनाएंगे। ये अच्छी बात नहीं कि आप औरत बनकर वहाँ पर जाओ। आप अपनी असली पहचान के साथ भी तो कंप्यूटर सीखने के लिए जा सकते हो। आखिर लोगों को धोखे में रखने से आपका क्या फ़ायदा होगा। झूठ बोलना पाप है, और इस बात से भगवान भी नाराज़ होता है। मैंने सुना था कि औरतों के लिए फीमेल टीचर है और मर्दों के लिए मेल टीचर है, मगर मेरे पापा जबकि औरत का रूप धारण किया करते थे, इसलिए उनका सामना औरत से ही होता था। न सिर्फ वो वहाँ पर औरतों पर अपनी नज़र रखते थे, बल्कि उनके बीच में बैठते भी थे। और वैसे भी वो इंस्टीट्यूट बहुत छोटा था, इसलिए वहाँ पर आने वाले लोग ज़्यादा थे। वहाँ की औरतें करीब करीब ही बैठा करती थीं, इसलिए औरत से औरत का टकराव होना तो जाहिर सी बात थी। और इस हिसाब से मेरे पापा बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। मेरे पापा के पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने अपना मोबाइल बेचकर इंस्टीट्यूट में पैसे जमा किए थे। मुझे अपने पापा की इस हरकत पर बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर उन्हें इतना भी क्या शौक़ जाग रहा था कंप्यूटर सीखने का। ये शौक़ सच में कंप्यूटर सीखने का था या फिर औरतों के बीच बैठने का था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा मेरी कोई बात नहीं मानते थे। मैं अगर उनको कुछ समझाती भी थी तो वो मेरी बात समझने के बजाय उल्टा मुझे ही डांट दिया करते थे और गुस्सा करने लग जाते थे। मुझसे कहते कि खबरदार, अगर तुमने मेरी कोई भी जासूसी या मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा लिहाज भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगा। पापा की ये बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, और तो और मैं उनसे नाराज़ भी हो गई थी। वैसे तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर इस मामले में तो ना जाने उन्हें क्या हो जाता था। इस मामले में वो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते थे, ना ही मेरी नाराज़गी उनके ऊपर कोई असर करती थी। मैं एक बार अपने पापा के कमरे में गई तो ये देखकर बहुत हैरान हो गई थी। पापा ने बहुत सारे अपने कमरे में औरतों के कपड़े रखे हुए थे। उनके पास लेडीज़ सलवार कमीज़ और साड़ियाँ भी मौजूद थीं, और तो और पापा के पास मैंने लेडीज़ जूती चप्पल भी देखे थे। आखिर इन सारी चीज़ों का मेरे पापा के पास क्या काम था। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने पापा के कमरे में आई थी, इसलिए ये सारा सामान देखकर चौंक गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अपने पापा के रूम की सफाई नहीं कर रही थी। आज ये सब कुछ देखकर मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। पता नहीं मेरे पापा क्या करना चाह रहे थे। मेरे पापा जहाँ भी जाते थे औरतों के कपड़े पहनकर लंबा सा घूंघट काट लिया करते थे, ताकि उनको कोई पहचान न सके। कभी कभी तो मैं भी उनको पहचान नहीं पाती थी। मेरे पापा को सामने से देखने वाला इंसान भी आइडिया नहीं लगा सकता कि वो कोई औरत नहीं बल्कि मर्द हैं। ये सारा सामान देखकर मुझे अपने पापा से उम्मीद हो रही थी कि वो आगे भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने की उम्मीद रखते हैं, तभी तो उन्होंने इतना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। इतना सब कुछ देखकर मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इस सारे सामान को आग में जला दूं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था। मैं ये सामान जला देती तो पापा और सामान ले आते। वैसे भी इस टाइम मेरे पापा के दिमाग पर औरत बनने का भूत सवार था। वो इस मामले में अपनी बेटी का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं था कि मैं अपने पापा का सामान जला देती, लेकिन मैं अपने पापा पर छुप छुप कर नज़र रखती थी। मेरे पापा ने बड़ा स्मार्टफोन बेचकर इंस्टीट्यूट में पैसे जमा करने के बाद अपने पैसों से एक छोटा मल्टीमीडिया मोबाइल ख़रीद लिया था। मैं हर रोज़ अपने पापा का मोबाइल भी चेक किया करती थी, पर मुझे उनके मोबाइल में भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन मुझे इतना आइडिया ज़रूर हो गया था कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है।
आखिर मेरे पापा का औरत बनने का क्या मकसद है, और फिर औरत बनकर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना, ये बहुत ही अजीब बात थी। पापा कोई तो खेल खेल रहे हैं, इस बारे में वो मुझे पता नहीं चलने देना चाहते थे। ये तो बहुत गलत हो रहा है। हर बार की तरह जब पापा इंस्टीट्यूट गए थे तो उनके जाने के बाद घर पर एक औरत आई थी जो मेरे पापा से कुछ पर्सनल बात कर रही थी। उस औरत ने भी अपने आप को अच्छी तरह से ढका हुआ था। उसने अपने चेहरे पर घूंघट लिया हुआ था। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो मेरे पापा के इंस्टीट्यूट आ जाने के बाद कई बार हमारे दरवाजे पर उनसे बातचीत करने के लिए आई थी। मैंने एक दिन उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो औरत मेरे पापा को औरत ही समझती थी। वो औरत तो मेरे इस तरह के जवाब पर बहुत सैड हो गई थी और खामोशी से चली गई, जबकि मुझे उसकी खामोशी देखकर बहुत अफसोस हुआ था। इस तरह से किसी को कड़क जवाब देना और फिर उसकी इंसल्ट करना और दरवाजे से ही उसे वापस लौटा देना मेरे नेचर में नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करने पर मेरे पापा ने मजबूर कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा का किसी भी औरत से कांटेक्ट रहे। मैंने रात को पापा के आने के बाद उनको बताया कि आपके इंस्टीट्यूट वाली एक औरत यहाँ पर आई थी। पापा ने कहा कि हाँ, वो इंस्टीट्यूट जाने के बाद मुझसे कुछ पूछताछ करने के लिए आ जाती है। मैंने अपने पापा से कहा, क्या उस औरत को नहीं पता कि आप मर्द हो? पापा कहने लगे, अगर उसे पता होता कि मैं मर्द हूँ तो वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आती। मेरे पापा ने कहा कि मैं उससे एक औरत की आवाज़ में ही बात करता हूँ, इसलिए उसे अभी तक मुझ पर शक नहीं हुआ है। वो उस औरत के मामले में इतने नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। आखिर मेरे पापा को इस औरत से ही बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? और मैंने अपने पापा को ताना दिया कि आपको औरतों से ज़्यादा बातचीत करने का शौक़ आ गया है। मैंने बहुत गुस्से से कहा तो पापा ने मुझे वहीं पर डांट दिया था। मुझे पापा के इस तरह से डांटने पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैं खुद पर कंट्रोल कर गई थी। मैंने पापा से कहा कि आज जब वो आई तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो दरवाजे पर खड़े होकर आपको तलाश कर रही थी। मैं समझ गई थी कि वो ज़रूर आपके लिए ही आई होगी। पापा घबरा गए थे और कहने लगे कि तुम्हें उसे अंदर बुलाना चाहिए था। घर आए मेहमान को इस तरह से वापस नहीं लौटाते। मेरी बातों पर मेरे पापा के चेहरे का रंग बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत से बातचीत पर मेरे पापा को किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। पापा को लग रहा था कि हम दोनों के बीच काफ़ी बात हुई थी, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उससे कोई बात नहीं की थी, तब पापा के चेहरे के एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव आया था। उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। मैंने पापा से कहा था, पापा अब आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाते हुए काफ़ी दिन हो गए, अब आप वहाँ पर मत जाना। पापा मेरी बात पर चौंक गए और कहने लगे कि क्यों मत जाना? उनकी परेशानी मेरी समझ से बाहर थी। मैंने कहा, पापा प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पापा पर गलत इल्ज़ाम लगाए, और फिर आप जिस तरीके से वहाँ पर जा रहे हो वो तरीका ही गलत है, तो आपके ऊपर लोग इल्ज़ाम आसानी से लगा सकते हैं। पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया था, वो इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ऐसी दीवानगी क्यों दिखा रहे थे। अगले दिन मेरे पापा इंस्टीट्यूट जाने के लिए औरत के कपड़े पहन रहे थे, तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा आज इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। पापा मेरी बात सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि क्यों बंद रहेगा, और तुम्हें कैसे पता? मैंने पापा से कहा कि वो जो औरत आती है ना आपके पीछे पीछे हर रोज़, आज वो आई थी तो उसने मुझे बताया था। पापा मुझसे कहने लगे, तुमने उससे पूछा नहीं कि इंस्टीट्यूट क्यों बंद रहेगा? मैंने कहा, पापा मुझे क्या पता, उसने बस मुझे बताया तो मैंने आपको बता दिया। मैं समझ गई थी कि मेरा झूठ पापा के निशाने पर जाकर लग गया है। अब पापा उस औरत से तो ये बात पूछने के लिए उसके घर जाएंगे नहीं कि मैंने झूठ बोला है या सच, क्योंकि अपने पापा को इंस्टीट्यूट जाने से रोकने के लिए मेरे पास एक यही रास्ता था। बाकी मैं अपने पापा की बेकरारी और बेचैनी की वजह जानना चाहती थी, और ऐसा जानना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और ना ही अभी मेरे पास कोई ऐसा रास्ता था। मैं बेफिक्र थी कि पापा आज इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, और फिर मैं अपने पापा को ये बता करके अपने कमरे में आ गई थी। लेकिन मैं हैरान तब हुई थी जब मैंने पापा को दोबारा से औरत के कपड़े पहनकर घर से जाते हुए देखा था। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने पापा को दरवाजे पर ही रोकते हुए कहा कि आज इंस्टीट्यूट बंद है तो फिर आप क्यों जा रहे हो? मैंने पापा से गुस्से से ये बात पूछी थी कि मेरे पापा पागल हो गए और कहने लगे कि इंस्टीट्यूट खुला हुआ है और मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पिता से झूठ बोल रही हो। मैं वहाँ पर कोई गलत काम करने नहीं जा रहा। तुम अपने पापा को एक हुनर लेने से रोक रही हो। तुम जानती हो कि कंप्यूटर सीखने से मैं भी किसी काबिल बन सकता हूँ। पापा की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि इस उम्र में कंप्यूटर सीखने से आप किसी काबिल नहीं बन सकते, बल्कि आप वहाँ पर जाने का तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इस तरह से तो आप पकड़े जा सकते हो। अगर आपको वहाँ पर जाना ही है तो आप अपनी असली पहचान में जाओ। मेरी बातों का असर तो मेरे पापा पर नहीं होता था।
उन्होंने लेडीज चप्पलें पहन ली थी जो उनके पैरों में आ भी नहीं रही थी, और फिर वो घर से निकल गए कंप्यूटर सीखने के लिए। मेरा दिल रोने लगा और गुस्से से मेरा बीपी हाई हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं था, मेरे पापा औरतों के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्लास में जाकर ना जाने क्या सीखते थे कि इंस्टीट्यूट क्लास में जाकर पूरे एक दिन तक औरत के रूप में रहकर अपने चेहरे पर घूंघट भी ढके रहते थे और मुझसे बातें भी इशारों में करते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ये मेरे पापा ना हो बल्कि कोई और है, लेकिन ये कपड़े वही होते थे जो मेरे पापा इंस्टीट्यूट पहनकर जाते थे। कभी कभी मुझे अपने पापा पर शक होता था। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे और मैं अपनी आंखों से खुद देखना चाहती थी कि आखिर कंप्यूटर क्लास में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे पापा इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते थे। इस रात से पर्दा तो अब इस इंस्टीट्यूट में जाकर ही उठ सकता था। अगली बार फिर से वही घूंघट वाली औरत मेरे पापा से बात करने के लिए आई तो मैंने उससे अपने पुराने बिहेवियर के बारे में माफ़ी मांगी थी। उसने गर्दन हिलाकर मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे पापा उस समय घर में मौजूद नहीं थे। मैंने उसको बता दिया और फिर वो वहाँ से चली गई थी। वो औरत वहाँ से चली गई तो मैं भी वापस घर के अंदर आ गई थी। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर उस इंस्टीट्यूट में ही कुछ गड़बड़ है, और फिर मैं आज तक ये भी नहीं समझ पाई थी कि आखिर ये औरत कौन है और ये मेरे पापा से क्या बात करने के लिए आती है। मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगी थी। अगले दिन फिर से शाम के 4 बजे मेरे पापा इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार होने लगे थे। मैं भी अपने पापा के पीछे पीछे सर पर दुपट्टा ओढ़कर निकल गई थी और मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि मुझे मेरे पापा पहचान न सकें, और इंस्टीट्यूट में अपने पापा के 10 मिनट बाद अंदर गई थी। उसके बाद मैं औरतों की क्लास में बैठ गई थी क्योंकि मैंने उसी क्लास की तरफ अपने पापा को जाते हुए देखा था। मैं वहाँ पर खाली सीट देखकर बैठ गई थी और अभी मुझे यहाँ पर बैठे हुए 5 मिनट ही हुए थे, तभी अचानक क्लास की सारी औरतें और लड़कियाँ उठकर खड़ी हो गई थी। वहाँ पर इंस्टीट्यूट की टीचर आई थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। इस औरत को देखते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो टीचर बहुत खूबसूरत और जवान थी। देखने में तो वो शादीशुदा लग रही थी। इस औरत पर किसी का भी आसानी से दिल आ सकता था। मैं भी बड़ी गौर से उस खूबसूरत औरत को देख रही थी। मुझे ये भी याद नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर आई किस लिए हूँ। वो टीचर कंप्यूटर के सामने बैठ गई थी और फिर उसने कंप्यूटर ऑन करके सबको सिखाना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह ही प्यारी थी। उसकी मीठी मीठी आवाज़ सबके कानों में रस घोल रही थी। उन्होंने कब बातचीत शुरू की और क्या क्या बताया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि मैं तो उन्हें बड़ी गौर से देख रही थी। वो अपनी मीठी आवाज़ से और बहुत प्यार से सारी औरतें और लड़कियों को कंप्यूटर के बारे में बता रही थी। मैं तो बस उसे देखने में मगन थी क्योंकि मैंने भी पहली बार इतनी खूबसूरत टीचर को देखा था। अचानक मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैं अलर्ट हुई। मुझे याद आया कि मैं यहाँ कंप्यूटर सीखने नहीं बल्कि अपने पापा को देखने के लिए आई हूँ, जो औरत के रूप में ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तभी मैं हड़बड़ाकर सीधी हुई थी और मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी थी। उस क्लास में काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ और औरतें बैठी हुई थी। मुझे पापा कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने थोड़ा ऊंचा होकर देखा तो मैंने टीचर के दाएं तरफ देखा तो ये देखकर मेरा दिल धक्सा हो गया था कि मेरे पापा तो टीचर के सामने वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। पापा के चेहरे का रुख भी उस टीचर की तरफ ही था। पापा के इतने आगे बैठने पर मुझे आइडिया हो गया था कि पापा उस औरत की तरफ दिलोजान से ध्यान दे रहे थे। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे, जिसे सोचते हुए मेरा दिल अजीब होने लगा था और मैं समझ गई थी कि मेरे पापा यहाँ पर इस औरत की वजह से आते हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं एक लड़की होकर इस औरत की खूबसूरती में खो गई थी तो फिर मेरे पापा तो एक मर्द हैं। मेरा दिल अचानक से पापा की इस हरकत पर दुखने लगा था। मेरे पापा इतने कमज़ोर कैरेक्टर के थे कि वो भूल चुके थे कि उनकी एक जवान बेटी भी है। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर इस टीचर को या फिर किसी को इस बारे में पता चल जाता कि औरत के रूप में मर्द यानी मेरे पापा बैठे हुए हैं तो क्या होता। मेरा वहाँ पर बैठने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मेरा दिल अचानक से अपने पापा की तरफ देखकर हर चीज़ से हट गया था। मुझे अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं खामोशी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई थी। मैं जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था कि पापा ऐसी हरकत कैसे कर सकते थे। पापा को अपनी जवान बेटी का भी ख्याल नहीं आया था। 1 घंटा और गुजर गया तो पापा घर पर आ गए थे और हर बार की तरह उन्होंने ना घूंघट हटाया और ना ही अपने कपड़े चेंज किए और बिल्कुल वैसे रहे जैसे इंस्टीट्यूट जाया करते थे। मुझे अपने पापा की तरफ देखकर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब मैं उनकी हरकतों को अच्छी तरह से जान गई थी कि वो उस खूबसूरत टीचर के लिए ही वहाँ पर जाया करते थे। मैं सब कुछ समझ गई थी कि आखिर मामला यही है।
यही वजह थी कि मेरे पापा इंस्टीट्यूट में पाबंदी से जाया करते थे और वहाँ पर उन्हें उस औरत को देखना होता था। मैं गुस्से से सब कुछ बर्दाश्त करने लगी थी, लेकिन पूरे एक दिन का अपने पापा का चेहरा छुपाने का और बात ना करने का अंदाज मेरी कुछ समझ नहीं आता था। ऐसा भी क्या था कि पापा घर में भी औरतों का रूप धारण किए हुए ही रहते थे और मुझसे बात तक नहीं करते थे, बल्कि अकेले घर में भी अपने सर पर घूंघट डालकर रहते थे। अगर कुछ पूछो भी तो इशारे में जवाब दिया करते थे। मैं इस बात से सख्त तंग आ चुकी थी। मुझे रह रहकर अपने पापा पर गुस्सा आता था और ये गुस्सा आज के दिन के बाद और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं खामोशी से ये सारा तमाशा बर्दाश्त करने लगी थी। पापा तो इंस्टीट्यूट की बुक हाथ में लेकर सोफे पर बैठे रहते थे। कभी कभी मुझे लगता भी था कि पापा मुझे देख रहे हैं, लेकिन जब मैं उन्हें देखती तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगता था, क्योंकि उनका चेहरा तो घूंघट से ढका हुआ होता था। पहले कमरे में खाया करते थे। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अब बहुत समय हो गया था। एक दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पापा का चेहरा खोलकर उनसे कहूँगी कि अपने कपड़े बदल कर आओ और मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करो। इसलिए मैंने ऐसा ही कहा। मैं अपने पापा के पास गई और उनसे कहने लगी कि अपना चेहरा खोलो और ये सब भी उतारो जो पहन रखा है। पर पापा पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकालते हैं। जब मैं और ज़्यादा गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि बस अब बहुत हो गया ये सब नाटक, अब तो आप अपनी कंप्यूटर क्लास से आ चुके हो, तो अब आप ये औरतों वाले कपड़े घर में क्यों पहने हुए हो और ना बोलने का रिएक्शन क्यों करते हो? जिसके लिए आप ये सब नाटक करते हो, मैं उसकी हकीकत भी जान चुकी हूँ। अब आपको मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत गुस्से से अपने पापा से बात कर रही थी। मेरे पापा मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। मुझे इस तरह से पापा का मेरी बात को इग्नोर करना बहुत बुरा लगा था और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब अपने पापा का सारा सच जानकर ही रहूँगी और उनका चेहरा भी खोल कर रहूँगी। आखिर इस घूंघट की वजह क्या है और वो हफ्ते में एक बार ऐसा क्यों करते हैं कि इंस्टीट्यूट से आने के बाद वो कपड़े भी नहीं बदलते और मुझसे बात भी नहीं करते। रात के समय जब पापा किचन में अपने लिए खाना लेने आए तो मैं फ़ौरन ही उनके कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप गई थी। मुझे यकीन था कि खाना खाते समय तो पापा ज़रूर अपने चेहरे से घूंघट को हटाएंगे और ऐसा ही हुआ। पापा ने जैसे ही दुपट्टे का घूंघट हटाया तो उनको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी आंखों ने ये क्या देख लिया था? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने क्या देखा? मैं बस इतना जानती थी जो मैंने देखा वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने अपने साथ बहुत गलत किया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुटने लगा है, क्योंकि घूंघट में मेरे पापा। मेरी उम्र 19 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी बिना माँ के गुजारी थी। मुझे मेरे पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। मैं अपना इंटर कंप्लीट कर चुकी थी और अब मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मुझे घर को भी संभालना होता था। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था। सुना था कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे पापा हमें उनसे मिलने नहीं देते थे। मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा की शादी की फ़ोटो देखकर उसे प्यार करती रहती हूँ और हर दिन अपनी मम्मी को याद करती हूँ। लेकिन पापा ने जब से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना शुरू किया तब से तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर ही रह गई थी। मेरे जो पापा मुझसे इतना प्यार किया करते थे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के बाद उनका सारा ध्यान वहीं पर ही लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी बेटी को दिन ब दिन भूलते चले जा रहे हैं। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मम्मी गरीब परिवार की थी और मेरे नाना जी मज़दूर इंसान थे जो सिर्फ इतना ही पैसा कमाते थे जिससे उनके घर का गुजारा हो रहा था। मेरे नाना जी का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां ही थीं। गरीबी भरे हालात में मेरे नाना जी को लगता था कि वो अपनी 2 जवान बेटियों का दहेज किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उनकी शादी करेंगे, कैसे इज्जत से उन्हें उनकी ससुराल का करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई से मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और गरीबी से तंग आकर मेरी नानी जी ने गांव के सरपंच की हवेली में काम करना शुरू कर दिया था। वो उस हवेली में दिन रात काम करती थी और इस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उन्हें सरपंच जी की पूरी हवेली की साफ सफाई करनी होती थी, जिसमें मेरी बूढ़ी नानी थक जाया करती थी। सरपंच के 3 बेटे थे। उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम संदीप था, मेरी मम्मी की छोटी बहन की शादी उनकी खूबसूरती की वजह से जल्दी ही हो गई थी। जैसे तैसे मेरे नाना नानी ने पहले अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी थी और अब शादी के लिए मेरी मम्मी बची थी। वैसे तो मेरी मम्मी भी जवान थी, मगर वो मेरी मासी से कम खूबसूरत थी। देखने वाले कहते थे कि उनकी सबसे छोटी बेटी ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि बड़ी बेटी भी खूबसूरत है, लेकिन छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम है। मेरी मम्मी घर में सिलाई किया करती थी। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी और बहुत भोली भाली औरत थी।
जिन्होंने कभी किसी मर्द को नज़र तक उठाकर नहीं देखा था। मेरी मम्मी के कई रिश्ते आए थे जो कि बहुत गरीब लोगों के यहाँ से आए थे, लेकिन मेरी नानी का कहना था कि वो अपनी बेटी की शादी गरीब परिवार में नहीं करेंगी, क्योंकि एक तो पहले से ही उन्होंने इतने मुश्किल वक्त गुजारे थे। अब वो नहीं चाहती थी कि बाकी की ज़िंदगी भी उनकी बेटी गरीबी के साथ ही गुजारे। काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे थे जो मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं आए थे। एक दिन नानी की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए वो मेरी मम्मी को सरपंच जी की हवेली पर ले गईं साफ़ सफाई का काम करने के लिए। बाकी का कुछ काम अगर नानी से नहीं होता तो वो मेरी मम्मी कर लिया करती थी। सरपंच जी की हवेली में अब नानी की जगह मम्मी काम करने लगी थी। हवेली में झाड़ू पोछा करना, सबके कमरों की सफाई लगाना और खाना बनाना वगैरह वगैरह। जिन दिनों मेरी मम्मी हवेली में काम कर रही थी, उन दिनों सरपंच का सबसे छोटा बेटा संदीप दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया हुआ था। वो उस दिन ही घर पर आया था और घूमने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी एक टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने आराम बताया था। सरपंच जी का सबसे छोटा बेटा संदीप कोई और नहीं, वो मेरे पापा ही थे। मेरे पापा ने जब से इस घबराई हुई लड़की को अपने घर में देखा तो उनकी नज़र उस पर ही रहने लगी थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस नौकरानी को अपने घर में देखा था। उनको देखते ही उन्होंने पहली नज़र में उसे पसंद कर लिया था और फिर मेरे पापा की नज़रें बार बार पूरी हवेली में मम्मी को ही तलाश कर रही थी। मालकिन ने मेरी मम्मी से मेरे पापा के कमरे में हल्दी वाला दूध ले जाने के लिए कहा था। वो नई नई थी, इसलिए मेरे पापा के कमरे में जाने से घबरा रही थी। वो पापा के कमरे में जाने से थोड़ा उलझ रही थी, पर नानी ने उन्हें समझाया कि छोटे मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम दूध रखकर वापस आ जाना। मम्मी जब पापा के कमरे में हल्दी वाला दूध लेकर गईं तो पापा उन्हें लगातार देख रहे थे। मेरे पापा ने मेरी दादी से कहा कि उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत है जो कमरे में उनका ख्याल रखे। मेरी नानी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो आराम आराम से काम कर रही थी। मेरी दादी ने मेरी मम्मी से कहा कि तुम चली जाओ, मेरे बेटे को अगर किसी काम की ज़रूरत हो तो उसका काम कर देना। मेरे पापा को किसी और नौकरानी की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी मम्मी की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि वही है जो इस घर में नई नौकरानी बनकर आई है और बाकी के सारे नौकर भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसलिए मेरी दादी ने ये काम मेरी मम्मी को ही सौंप दिया था। मेरी मम्मी जब पापा के कमरे में गई तो उन्हें देखकर घबरा गई थी। उनसे पूछने लगी कि बताओ साहब, कौन सा काम है। पापा ने मम्मी को बैठने के लिए कह दिया था और कहा था कि तुम यहाँ सोफे पर बैठी रहो, अगर मुझे किसी काम की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पापा तो बिस्तर पर ही लेटे हुए थे, वो तो खड़े तक नहीं हो सकते थे, इसलिए मम्मी को भी यही लगा कि उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। मम्मी सोफे पर बैठ गई थी और खाली बैठे बैठे वो बहुत परेशान हो गई थी। पापा ने धीरे धीरे मम्मी से बातचीत का सिलसिला शुरू किया और बातचीत करते हुए मम्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगे। उनका काम, उनका घर, उनकी फैमिली के बारे में और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पापा ने सब कुछ मम्मी से बातों बातों में पूछ लिया था। बात करने से पापा को अंदाज़ा हो गया था कि मम्मी बहुत भोली हैं, वो ज़्यादा बाहर की दुनिया को नहीं जानती। रात के समय मम्मी नानी के साथ अपने घर वापस चली गई थी। मेरे पापा को मम्मी बहुत पसंद आई थी। पापा अगले दिन के लिए मम्मी का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे थे, पर दूसरी सुबह मम्मी नहीं आई थी। नानी की तबीयत बेहतर हुई तो वो अकेली ही काम पर आ गई थी। जब नानी पापा के कमरे की सफाई करने के लिए गई तो बातों बातों में पापा ने नानी से पूछा था कि वो जो नई नौकरानी आई है, आज वो काम पर नहीं आई क्या। पापा को इस बारे में नहीं पता था कि वो नई नौकरानी मेरी नानी की ही बेटी है, इसलिए उन्होंने बड़ी बेचैनी के साथ नानी से पूछा था। पापा की बात सुनकर नानी चौंक गई और कहने लगी, छोटे साहब, वो मेरी ही बेटी है। पापा बुरी तरह घबरा गए और उसके बाद कुछ नहीं बोले। पापा समझ गए कि वो लड़की ये काम नहीं करती, वो सिर्फ अपनी माँ की जगह पर ये काम करने के लिए आई थी। मेरे पापा की टांग ठीक होने में 2 महीने लग गए थे। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पापा ठीक हुए तो घर में उनकी शादी की बातें चलने लगी थी। मेरे पापा घर में सबसे छोटे थे, उनके 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थीं। मेरे दादाजी तो गांव के सरपंच थे, इसलिए उनका गांव में बहुत नाम था। मेरे पापा के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों बुआ की भी, सिर्फ मेरे पापा ही बचे थे। मेरी दादी ने पापा के लिए गांव के ही एक ज़मींदार की बेटी को पसंद कर लिया था, लेकिन पापा ने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी और को पसंद करते हैं और शादी भी उसी से करना चाहते हैं। जब सब ने उस लड़की के बारे में पूछा तो पापा ने बताया कि वो हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। ये बात सुनते ही घर में एक हंगामा मच गया था और सब ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा सबसे छोटे और ज़िद्दी बेटे थे, इसलिए उन्होंने कसम खा ली थी कि वो शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। कोई भी उनकी ये ज़िद मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पापा भी अपनी ज़िद पर कायम रहे और फिर फाइनली उनके परिवार वालों को मानना पड़ गया था। पापा के कहने पर मेरे दादा दादी
नानी के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। मेरी मम्मी को देखकर उन्होंने पापा के लिए पसंद तो कर लिया था, पर मेरी दादी और दादा को नानी का घर पसंद नहीं आया था। फिलहाल मेरे मम्मी पापा का रिश्ता हो गया और शादी भी सिंपल तरीके से हो गई थी, क्योंकि मेरे दादा नहीं चाहते थे कि गांव में लोगों को पता चले कि उनके बेटे की शादी उनकी ही घर की एक नौकरानी की बेटी से हो रही है। नाना नानी ने अपनी हैसियत के मुताबिक मम्मी को दहेज देना चाहा, मगर पापा ने लेने से साफ इनकार कर दिया था। शादी के बाद मेरी मम्मी के साथ घर वालों का बिहेवियर नौकरों से भी बदतर था और मम्मी उस घर में घुट घुट कर रह रही थी। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो वो मम्मी को लेकर अलग हो गए। सबको बहुत एतराज़ हुआ, झगड़ा भी हुआ, पर मेरे पापा ने किसी की एक न सुनी थी। शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हो गई थी। जब मैं 2 साल की हुई तो मेरी मम्मी का चक्कर गांव के ही आदमी के साथ हो गया था। मेरे पापा तो काम में बिजी थे, इसलिए मेरे पापा को कुछ पता नहीं चला, जबकि उनके परिवार वालों को सब पता चल गया था और उन्होंने बहुत हंगामा किया था। मेरी मम्मी रो रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बुआ ने यकीन दिलाया कि वो आदमी मेरी मम्मी के लिए ही घर आता था। इसलिए मेरे पापा को भी बुआ की बातों पर यकीन आ गया था। पापा ने मम्मी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उनको घर से निकालने लगे। मेरी मम्मी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर पापा ने एक नहीं सुनी। मेरी मम्मी को पापा ने घर से निकाल दिया। मेरी बुआ ने पापा से मम्मी को डिवोर्स देने के लिए कहा था, पर पापा नहीं दे सके और मम्मी पापा के घर से निकलकर नानी के घर चली गई। मम्मी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, मगर पापा ने मुझे जाने नहीं दिया और ना ही मम्मी को मुझसे दोबारा मिलने दिया, और पापा ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो जो मेरी बुआ थी मुझे कभी पलटकर देखती नहीं थी। वो हमारे घर आने लगी और मुझे मेरी मम्मी की बुराइयां बताने लगी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी मम्मी किसी के साथ भाग गई थी, क्योंकि उस समय मैं छोटी थी और मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे छोटे से दिमाग में उन्होंने ये बात डाल दी थी कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा के साथ बेवफाई की थी। इस तरह मुझे धीरे धीरे अपनी मम्मी से नफरत होने लगी थी और मैं अपने पापा को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। मेरी वजह से पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी। कहीं ना कहीं मम्मी से मोहब्बत पापा के दिल में अभी तक जिंदा थी, जबकि मेरी दादी और बुआ ने बहुत कोशिश की कि मेरे पापा दूसरी शादी कर लें। समय इसी तरह से गुजरता चला गया। फिर मेरे पापा मुझे लेकर इस गांव में आ गए थे और मैं अपने सारे रिश्तेदारों को भूल गई थी। मुझे इतना पता था कि मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पापा ने हमारे किसी रिश्तेदार से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मैं बड़ी हो गई और मैंने अपने घर को संभाल लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बस जब से हमारे गांव में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला था, मेरे पापा की आदतें बदल गई थी। मैं जब से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गई थी, मैं तो समझती थी कि पापा वहां पर उस टीचर की वजह से जाते हैं, लेकिन अब जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि घूंघट में कोई और नहीं, मेरी मम्मी थी। मैंने अपनी मम्मी का फ़ोटो देखा हुआ था। मैं उन्हें फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि आप यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो रोते हुए मुझे अपने गले लगाने लगी। मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया और मैं रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। मुझे समझ आया कि कपड़े चेंज क्यों नहीं होते थे, क्योंकि हर हफ्ते मेरे पापा की जगह मम्मी घर आती थी। इतने सालों से मैं उनकी ममता के लिए तरसी हुई थी और वो इस तरह से मेरे सामने आई थी। ये मेरे लिए बहुत गहरा सदमा था। किसी ने मेरा कमरा चाबी से खोल दिया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने सर उठाया तो कमरे के अंदर पापा थे। मैं उनके गले लगकर रोने लगी थी। मेरे पापा खुद भी रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और फिर जो कुछ उन्होंने बताया उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी मम्मी से मेरी दादी और बुआ की नफ़रत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने ही ये गलतफहमी मेरे पापा के दिमाग में डाली थी और इस तरह से मेरी मम्मी बदनाम हो गई थी कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि मेरी मम्मी का किसी के भी साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। दादी और बुआ ने अपनी नफ़रत को अंजाम देने के लिए मेरी मम्मी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मेरी मम्मी ने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, पर पापा नहीं माने। जब मम्मी को पता चला कि हम इस गांव में आ गए हैं तो वो भी यहाँ पर आ गई। अभी 2 महीने पहले मेरी बुआ की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो समझ गई थी कि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए उन्होंने मेरे पापा को बुलाकर सब कुछ सच सच बता दिया था और अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। मेरे पापा शर्मिंदगी से कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहे थे और फिर उन्होंने मम्मी से माफ़ी मांगी। मम्मी ने अभी भी पापा से यही कहा था कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये बात वो पति पत्नी जानते थे कि मैं अब अपनी मम्मी से बहुत नफरत करने लगी हूँ। मैं उन्हें याद भले ही करती हूँ, पर उन्होंने जो मेरे पापा के साथ किया था मैं उसको भूली नहीं हूँ। इसीलिए ही इतनी आसानी से मम्मी घर नहीं आ सकती थी। वो हर हफ्ते पापा के पीछे भी मुझे देखने के लिए ही आती थी। ये वही औरत थी जो दरवाजे पर घूंघट डालकर आती थी, और मम्मी ही वही औरत थी जो हर हफ्ते पूरा एक दिन घर में गुजारती थी और जिनको मैं अपना पापा समझती थी। वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मेरी मम्मी की दोस्त का था, जिनके साथ साथ मेरी मम्मी यहाँ पर आ गई थी।
पापा को जब पता चला कि मेरी मम्मी यहाँ इस गांव में आ गई हैं, तो मेरे पापा ने उनसे मिलने के लिए वहाँ जाना शुरू कर दिया था। वहाँ जाने के बाद मम्मी पापा के रूप में आ जाती और हमारे घर में आकर मुझे देखा करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे देखने के लिए तरस रही थी। मैं सारी बात सुनकर बहुत रो रही थी। मेरी नज़र मेरी मम्मी पर गई तो उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, पर इसमें मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। अब हम सब लोग खुशी खुशी एक ही घर में रह रहे हैं। मुझे मेरी मम्मी मिल गई और मेरे पापा भी पहले की तरह नॉर्मल हो गए। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि रिश्ते पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की बातों में आकर कभी कभी हम अपने रिश्तों से काफ़ी सालों तक दूर रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।